नमस्कार दोस्तों, अब हम गद्यांश की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम गद्यांश मतलब सीन पैसेज के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे समझना चाहिए, उसकी ट्रिक क्या है, तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो और आप क्या कीजिए, ऐसे बहुत सारे गद्यांश की प्रैक्टिस करते रहिए और हम भी यहाँ बताने वाले हैं और बहुत सारे वीडियो हम बनाने वाले हैं। गद्यांश हो या पद्यांश हो, सीन पैसेज हो, अनसीन पैसेज हो। सीन पैसेज और अनसीन पैसेज, आपको एक पैसेज समझ में आ गया तो आप लगभग सभी कर सकते हो। बस थोड़ी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। बस यहाँ प्रैक्टिस का ही काम है। आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आंसर याद करके जाने की जरूरत नहीं होती। वहाँ इस तरह का एक सीन पैसेज दिया जाता है या अनसीन पैसेज दिया जाता है, उसके क्वेश्चन होते हैं और उस पैसेज को पढ़कर ही आपको क्वेश्चन आंसर करना है, सब कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, एक पदेन उत्तर, तो मतलब आपको यहाँ वन वर्ड में आंसर देना है। वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। यदि उसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, सिमिलर वर्ड देखो और आंसर लिख दो। और फिर यदि क्वेश्चन का मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वन वर्ड में कैसे दे पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि इसका वन वर्ड वाला आंसर कौन सा है। ठीक है, क्योंकि जब तक मीनिंग समझ में नहीं आता तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि यही शब्द इसका आंसर है। तो उस समय क्या करना है, आपको पूरा सेंटेंस जो है अभी मैं बताता हूं आपको। वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, बूढ़ी स्त्री कैसी थी, कीदृशी आसीत कैसी थी। इसके लिए आप क्या कीजिए, बहुत सारे सीन पैसेज अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए, मीनिंग के साथ कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको हर क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाए। कम से कम 10-15 आप सीन पैसेज अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लो तो आपको बहुत कुछ फायदा होगा। ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छा है। वृद्धा स्त्री मतलब बूढ़ी स्त्री कैसी थी, तो पूरा कश्मीरचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। देखो वो कैसी थी, एका निर्धना वृद्धा स्त्री। वो वृद्धा स्त्री बूढ़ी स्त्री कैसी थी, निर्धना। तो इसका आंसर हो जाता है निर्धना। तो हमें पता चल गया, मीनिंग है इसलिए हमें पता चल गया। यदि आपको मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये पूरा सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसके मार्क मिल जाते हैं। ठीक है ना, शायद आपके टीचर आपको ना दे क्योंकि यहाँ कहा है वन वर्ड में आंसर देना है और आप यहाँ पूरा लिख रहे हो तो टीचर, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि वो नहीं देते हैं मार्क। ठीक है, मगर बोर्ड एग्जाम में आपको यदि उस सेंटेंस में यदि उसका आंसर है इस क्वेश्चन का तो उसके मार्क बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं। इसलिए कोई डरने की बात नहीं। आप पूरा सेंटेंस लिख दोगे कि हाँ वन वर्ड में कहा है, आपने पूरा लिख दिया तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं होता। यदि उस सेंटेंस में आपने जो सेंटेंस लिखा है यदि उसमें इसका आंसर है तो आपको मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत, तो निर्धना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है निर्धना। तो ये हो गया उसका आंसर। निर्धना मतलब गरीब, वो बूढ़ी स्त्री गरीब थी, ऐसा उसका आंसर बन जाता है निर्धना। अभी देखिए, वृद्धायाः कीदृशी दुहिता आसीत, मतलब बूढ़ी की बुढ़िया जो थी उसकी दुहिता, उसकी जो कन्या, उसकी जो बेटी कैसी थी, वो कैसी थी, तो देखिए तस्याः चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, उसकी जो बेटी थी वो कैसी थी, विनम्र थी और मनोहर थी, बहुत ही सुंदर थी। तो उस तरह से हम आंसर दे देंगे। अभी वन वर्ड में आप या विनम्रा लिखो या मनोहरा लिखो, दोनों में से आप कोई एक शब्द भी लिखोगे तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे, मगर यहाँ हम दोनों भी शब्द लिख देंगे। ठीक है, विनम्रा, विनम्रा मनोहरा च। ठीक है, तो इस तरह से हमने आंसर दे दिया। आप सिर्फ विनम्रा लिखोगे तो भी चल जाएगा, मनोहरा भी लिखा तो भी चल, ये उसका विशेषण है क्योंकि उसकी कन्या कैसी थी, विनम्र थी और मनोहर थी। ठीक है, मतलब सुंदर थी। विनम्र मतलब बहुत ही पोलाइट थी और मनोहर थी मतलब बहुत सुंदर थी। ठीक है, इस तरह से। तो ये हुआ वन वर्ड में आंसर, एक पदेन उत्तर। ठीक है, अभी देखिए दूसरा एक क्वेश्चन होता है पूर्ण वाक्य न उत्तर। आपको अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, वन वर्ड में आंसर दिया है, अभी आपको एक पूरा सेंटेंस लिखना है। तो यदि आपको क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल है, आप देखिए वो पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। पुत्रीम माता किम आदिदेश, आदिदेश मतलब माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया। ठीक है, तो क्या आदेश दिया, तो पहले इन सिमिलर वर्ड हम देख लेते हैं। क्या आदिदेश मिल गए, देखो तो क्या आदेश दिया, एकदा माता स्थल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश आदिश। अभी यहाँ देखिए, तो यहाँ तक तो उसका आंसर नहीं है, वो आगे है कि क्या आदेश दिया। यदि एग्जाम में या पैराग्राफ में यदि इस तरह का होता है आदेश और आगे ऐसे डैश होता है तो समझ लेना इसका आंसर आगे है, उसने क्या बताया है। ठीक है, हम यदि ये सेंटेंस लिख देंगे बस इतना
तंडुलान निक्षेप्य पुत्रीम आदि दिश, तो आप में मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या आदेश दिया हमें वो लिखना है। तो सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, उसने आदेश ये दिया है, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, ये उसका आदेश है। ठीक है, तो हम आंसर कैसे देंगे? माता पुत्रीम सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष इति आदिदेश। ठीक है, तो अभी देखिए हमने क्या किया है, क्या आदेश दिया? तो माता ने पुत्री को सूर्यातपे धूप में चावल को पंछियों से बचाओ, इस तरह का इति मतलब इस तरह से आदि दिशा आदेश दिया, इस तरह से हमने किया। आप इस क्वेश्चन का अलग भी आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? माता पुत्रीम आदि दिशा, किम को हटा देंगे, माता पुत्रीम आदि दिशा, और फिर डैश, और फिर ये पूरा सेंटेंस लिख देना है, और लास्ट में आप इति, इस तरह से ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आप आंसर दे सकते हो। और आपको इस तरह से नहीं आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना, तो आप क्या कीजिए, आदि दिशा का आगे वाला सेंटेंस लिख देना है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, यदि पैराग्राफ में इस तरह की डैश दिया जाता है तो इसका मतलब है वो जो कुछ सेंटेंस है उसका जो कहना है वो नेक्स्ट है, वो आगे है, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ पूर्ण वाक्य में उत्तर था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, भाषिका कार्यम। और इस क्वेश्चन में बच्चों के बहुत सारे मार्क जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक पद है ना और पूर्ण वाक्य ना, इसमें तो मार्क मिल जाते हैं, क्योंकि आपको सिमिलर वर्ड और ये आसान है और पता भी चल जाता है, इसमें लगभग आपको मार्क मिल जाते हैं। मगर ज़्यादा मार्क इसमें जाते हैं, तो क्यों जाते हैं और उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, तो ट्रिक मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 3 क्वेश्चन दिए, तो भाषिक कार्य में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और भी अलग अलग तरह के आते हैं, मगर ये जो सीन पैसेज है उसमें हमने ये 3 क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए। आगे चलकर हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। तो पहले मैं आप क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अनुच्छेदे न्यव्यसत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अनुच्छेदे मतलब इस पैराग्राफ में, न्यव्यसत इति क्रियापदस्य मतलब न्यव्यसत इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। कर्तृपद मतलब सब्जेक्ट कौन सा है, कर्ता क्या है, न्यव्यसत क्रिया का कौन सा कर्ता है। तो कर्ता कैसे पहचानना है? सबसे पहले क्रियापद कौन से वचन में है, न्यव्यसत मतलब एक वचन में है, तो कर्ता भी एक वचन में रहेगा। तो यहाँ उन्होंने 3 ऑप्शन दिए रहते, 3, 2 या 4 जो भी रहेंगे। तो एका, दुहिता, वृद्धा। ओके, तो यहाँ तीनों भी एक वचन में है, तो अभी क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम न्यव्यसत सेंटेंस में ढूंढते, कहा है न्यव्यसत, यहाँ है। ठीक है, तो अभी न्यव्यसत, तो देखिए इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के पहले कौन कौन शब्द है? ठीक, एका है, तो ठीक एका भी है। दुहिता है, ओके दुहिता नहीं है, तो ये कट हुआ, ये तो कट हुआ। अभी बचे 2, वृद्धा भी है। ठीक है, अभी एका ये करता है या वृद्धा, तो ये तो आप भी बता सकते हो कि वृद्धा ये करता है, सब्जेक्ट है, क्योंकि एका ये संख्या है, नंबर है, और नंबर ये विशेषण का काम करता है। तो विशेषण को ज्यादा महत्व नहीं होता जितना विशेष्य को होता है। एका वृद्धा मतलब एक बुढ़िया, तो यहाँ बुढ़िया पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो वृद्धा न्यव्यसत बुढ़िया रहती थी, तो हमेशा ध्यान में रखना है विशेष्य पर। जो कर्ता होता है ज्यादातर वो विशेष्य के रूप में ही काम करता है, और विशेष्य को ही हमें पहचानना होता है। ठीक है, तो यहाँ वृद्धा ये क्या हुआ, हमारा आंसर बन गया। तो आपको इसी तरह से करना है एग्जाम में भी। दुहिता विनम्रा अनयोः पदयोः विशेषणम किम। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार आते रहता है, अनयोः पदयोः, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता, बहुत गड़बड़ हो जाती है। अनयोः पदयोः का मतलब होता है इन दोनों पदों में। इन 2 पदों में मतलब ये जो 2 पद है, इन 2 पदों में आप या तो मीनिंग लिखे रखो, अनयोः पदयोः, इन 2 पदों में विशेषण क्या है, इन दोनों पदों में, सिर्फ इन दोनों पदों में विशेषण क्या है। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया। अब यहाँ देखिए 3 ऑप्शन है, तो पद कौन कौन से 2, एक दुहिता है और एक विनम्रा है। पुत्री तो नहीं इसमें, तो पहले ही से एक कट होगा, ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, पुत्री नहीं है, तो गड़बड़ कहाँ हो जाती है, हमें क्वेश्चन का मीनिंग जब समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमें लगता है अरे यार ये तो पुत्री तो नहीं है उसका विशेषण। ठीक है, ऐसे कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग ही समझ में नहीं आया। तो पहले ही इसका मीनिंग आप लिखे रखो कहीं, तो अनयोः पदयोः मतलब
अनयोः पदयोः मतलब इन दो पदों में, इन दो शब्दों में, तो इसलिए इन दोनों में तो पुत्री नहीं है, तो ये पहले कट हो गया। अब इसमें से विशेषण क्या है वो समझ लेते हैं। तो दुहिता विनम्रा, तो विशेषण क्या होता है? जो डिस्क्राइब करता है, जो किसी की विशेषता बताता है। दुहिता मतलब कन्या, तो आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। दुहिता मतलब कन्या और विनम्र मतलब पोलाइट। तो कन्या कैसी? बहुत ही नम्र है, विनम्र है, तो विशेषण क्या है? विनम्रा। तो ये हुआ उसका विशेषण और दुहिता ये हुआ विशेष्य। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जननी इत्यस्य कः पर्यायः अत्र आगतः। जननी इसका कः कौन सा पर्याय, पर्याय पद, सिमिलर वर्ड, अत्र यहाँ, देखिए इस पर ज्यादा ध्यान देना है। अत्र मतलब यहाँ, मतलब इस पैराग्राफ में कौन सा सिमिलर वर्ड जननी के लिए आया है, तो हमें वो देखना है। तो दुहिता का मतलब कन्या होता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, पुत्री मतलब बेटी, तो ये भी नहीं है। तो जननी बचा क्या है? माता बचा है। तो माता पहले देख लेते इसमें है या नहीं है, तो देखिए है, यहाँ माता है। ठीक है, तो माता है, तो इसका आंसर ग ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने ये एक सीन पैसेज की प्रैक्टिस कर ली। आप भी ऐसी भी प्रैक्टिस करते रहिए, और यदि लगता है कि आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।